नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं मृदा उर्वरता। सॉइल फर्टिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए। तो सॉइल फर्टिलिटी होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो सॉइल फर्टिलिटी होती है, इसकी डेफिनेशन यह है, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। दैट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल फर्टिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं मृदा उर्वरता। मृदा की वह क्षमता है जो पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सारे पोषक तत्व प्रदान करती हैं। मृदा की उस क्षमता को हम लोग कहते हैं मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता में सबसे महत्वपूर्ण है एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसको हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है? एन एलिमेंट विदाउट विच अ प्लांट कैन नॉट सर्वाइव और कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसका मतलब यह होता है कि पोषक तत्व वह तत्व होता है जो पौधों को उनकी ग्रोथ और बढ़वार के लिए महत्वपूर्ण होता है, और बिना इसके जो पौधा होता है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकता है। उसे हम लोग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मतलब पोषक तत्व कहते हैं। यह होते हैं 17 elements are considered as the essential nutrient for the plant growth and development। इसका मतलब यह है कि टोटल 17 essential nutrients हैं जो पौधों को आवश्यक होते हैं उनके वृद्धि और बढ़वार के लिए, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। The elements are कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। These are the essential nutrients which are important for the growth and development of the plant। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। A total of only 17 elements are essential for the growth and full development of the higher green plant according to the criteria laid down by D.I. Arnon and P.R. Stout in 1939। These criteria are, इसका मतलब है कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्राइटेरिया होती है, इसे हम लोग कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। यह किसने दिया था? यह दिया था एर्नॉन एंड स्टाउट ने इन 1939। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी होता क्या है? दो पहला जो क्राइटेरिया है, ए डिफिशिएंसी ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट टू कंप्लीट द वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी है तो वह पौधा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएगा। यह क्राइटेरिया पहला है। जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी का पहला पॉइंट है कि अगर किसी पौधे में किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी है तो वह पौधा अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा, such deficiency is specific to the element in question and can be prevented or corrected only by supplying this element। दूसरा इसका मतलब ये है कि अगर किसी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसको वही स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए होगा और दूसरा कोई एलिमेंट उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। मतलब कि अगर किसी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसको वही एलिमेंट चाहिए होगा, वही न्यूट्रिएंट चाहिए होगा और कोई दूसरा एलिमेंट उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। तीसरा है हमारा, द एलिमेंट इज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट क्वाइट अपार्ट फ्रॉम इट्स पॉसिबल इफेक्ट इन करेक्टिंग सम अनफेवरेबल माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल और अदर कल्चर मीडियम। इसको मतलब ये है कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, वो प्लांट की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पौधों की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
डिस्कवरीज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन सिंस टाइम इमॉर्टल, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ही पहले से विद्यमान है वायुमंडल में। तो इसको हम लोग ये नहीं बता सकते कि इसका डिस्कवर किसने किया था। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन का डिस्कवरी किया था प्रिस्टली एट ऑल ने 1800 में। नाइट्रोजन का डिस्कवरी किया था थियोडोर डी सॉसर ने 1804 में। फास्फोरस सी स्प्रेंजल ने किया था 1839 में किया था। पोटेशियम सी स्प्रेंजल ने किया था 1839 में किया था। मैग्नीशियम सी स्प्रेंजल ने किया था 1839 में किया था। कैल्शियम सी स्प्रेंजल ने किया था 1839 में किया था। सल्फर सैक्स एंड नॉप ने किया था 1860 में किया था। क्लोरीन की डिस्कवरी किया था टी.एस. ब्रुअर, ए.बी. कार्टलॉन, सी.एम. जॉनसन एंड पी.आर. स्टाउट ने किया था 1954 ने। आयरन की डिस्कवरी किया था ई ग्रिस ने 1843 में किया था। बोरॉन के वॉरिंगटन ने किया था 1923 में किया था। मैग्नीशियम की किया था जे.एस. मैक्रॉग ने किया था 1922 में किया था। ऐसे ही जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निकल की डिस्कवरी किया था पी.एच. ब्राउन, आर.एम. वेल्च एंड ई.ई. कैरी ने किया था 1987 में। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है प्लांट न्यूट्रिएंट का वो कैसे किया जाता है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट टोटल होते हैं 17। उसमें जो डिवाइडेशन है फ्रेमवर्क एलिमेंट। फ्रेमवर्क मतलब कि जो पौधों का फ्रेम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, उसमें है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद है मिनरल एलिमेंट, उसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। उसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि 8 है। जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट एलिमेंट। मतलब फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट एलिमेंट किसको कहते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गैस CO2 एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है ये गैस फॉर्म में होते हैं, CO2 से मिल जाते हैं, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर से, पानी से मिल जाता है। These three elements are required in large quantities for the production of plant constituents such as cellulose और starch। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये किसी भी पौधे का स्ट्रक्चर बनाते हैं सेलुलोज और स्टार्च के रूप में। Hence many times referred as framework element, इसलिए इन्हें जो है फ्रेमवर्क एलिमेंट कहते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन मेक अप 95% ऑफ प्लांट बायोमास एंड द रिमेनिंग 5% इज मेड अप बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो लगभग 95% तक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कार्बन 45% होता है, ऑक्सीजन 45% होता है एंड हाइड्रोजन 6% हो जाता है। रेस्ट ऑफ द 3 to 4% ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट। 14 elements are called mineral nutrients because they are taken up in mineral inorganic form. They are traditionally divided into two groups, macro and micronutrients according to the relative amount required। मतलब कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं वो डिवाइड किए गए हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। The 14 mineral elements are taken up by plants in specific chemical form regardless of their sources। और इनके सोर्स के हिसाब से इनको केमिकल फॉर्म में डिवाइड किया गया है। The difference in plant concentration between macronutrients and micronutrients is enormous. The relative contents of nitrogen and molybdenum in plants is in the ratio of 10,000:1. Plants need about 40 times more magnesium than
आयरन, इसका मतलब ये है कि ऑल द मिनरल एलिमेंट्स आर टेकन अप बाय प्लांट इन अ स्पेसिफिक केमिकल फॉर्म। देयर आर सो मेनी conditions of the plant for the mineral elements. First, they should be present in the soil, and second one is in which form is available. Macronutrients. Macronutrients are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. Macronutrients क्या होते हैं? The minimum amount of macronutrients is 100 ppm। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 100 ppm होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है 10 ppm से होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट एंड आर द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन कमर्शियल फर्टिलाइजर। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम को प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं? तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जरूरत जो पौधों को स्टार्टिंग स्टेज में होती है, प्राइमरी स्टेज में होती है, इसलिए इन्हें हम लोग प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। और जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं उसमें एनपीके पाया ही जाता है, क्योंकि पौधों की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है एनपीके की स्टार्टिंग स्टेज में। दे आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट एंड दे प्रोड्यूस वाइड स्प्रेड डिफिशिएंसी सिम्टम। और ये ज्यादा अमाउंट में इनकी जरूरत होती है, और अगर इनकी डिफिशिएंसी होती है तो बहुत ही ज्यादा शो होती है, दिखने लगती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड आर आल्सो फाउंड इन फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल अमेंडमेंट। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इन्हें हम लोग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये भी फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं। दे आर मॉडरेटली रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। They produce deficiency symptom in patches. They are applied through fertilizers containing primary nutrients like SSP। और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर है, ये जो है डिफिशिएंसी सिम्टम जो शो करते हैं वो पैचेस में करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे डॉट पैच में ये शो करते हैं। दे आर अप्लाइड थ्रू फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स लाइक एसएसपी। और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्राइमरी जो फर्टिलाइजर होते हैं उन्हीं के साथ ये अप्लाई कर दिए जाते हैं, जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, क्लोराइड, मोलिब्डेनम एंड निकल। दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनकी रिक्वायरमेंट पौधों को बहुत ही कम मात्रा में होती है, लगभग 10 ppm होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली माइन्यूट क्वांटिटीज। इसका मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स है, सिंबल है, एंड इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, और ये सॉइल में प्रेजेंट कितने परसेंट होते हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। नाइट्रोजन का सिंबल है N, ये जो है 15,000 mg/kg में इनकी होती है, एंड परसेंट होता है 1.5%। ऐसे पोटेशियम का है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर। इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि किस न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा प्रेजेंट होती है सॉइल में। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोकेमिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मेंगल एंड क्रिगबाई in 1987 have divided essential plant nutrient into 4 groups। इसका मतलब ये है कि मेंगल एंड क्रिप्स ने 1987 में एसेंशियल न्यूट्रिएंट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप नंबर 1 इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर विच आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि जो पहला ग्रुप है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर को ऐड किया गया है, विच आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, जो बहुत ही बड़ी मात्रा में इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल्स के लिए। सेकंड है हमारा ग्रुप नंबर 2 फास्फोरस एंड बोरान which are involved in biochemical reaction such as esterification। और जो सेकंड ग्रुप है उसमें फास्फोरस एंड बोरान ऐड किया गया है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं esterification। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 3 जिसमें इंक्लूड होता है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड क्लोरीन। These elements are present in the free ionic state or are absorbed in indivisible
organic anions, example absorption of calcium carbonate by the carboxylic group of pectins। और जो तीसरा ग्रुप है उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन ऐड है। नंबर 4 जो है उसमें आयरन, कॉपर, जिंक एंड मोलिब्डेनम इंक्लूड है। These elements are predominantly present in the chelates in the plant। और जो ग्रुप नंबर 4 है उसमें आयरन, कॉपर, जिंक एंड मोलिब्डेनम ऐड है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। Beneficial elements have been reported to enhance resistance to biotic stress such as pathogens and herbivory, and to abiotic stress such as drought, salinity, and nutrient toxicity or deficiency. They are not required by all plants but appear to benefit certain plants। इसका मतलब ये कि जो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड टू इनहैंस रेजिस्टेंस। जो बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं वो इनहैंस करते हैं, बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस पावर को, बायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंस ये डेवलप करते हैं। और जो पैथोजेंस होते हैं, जो रोग लगने वाले होते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता को ये डेवलप करते हैं। अबायोटिक स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है जैसे ड्रॉट कंडीशन, सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी को, उसकी डिफिशिएंसी के जो सिम्टम आने वाले होते हैं उनको ये कम करता है, उनकी रेजिस्टेंट पावर, प्लांट की रेजिस्टेंट पावर को ये डेवलप करता है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट। इनकी रिक्वायरमेंट सभी प्लांट को नहीं होती है, बट अपीयर टू बेनिफिट सर्टेन प्लांट। बट इनका जो बेनिफिट है वो प्लांट्स में दिखता है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम एंड सिलिकॉन आर समटाइम्स कॉल्ड एज बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। और जो कोबाल्ट है, सोडियम है, वेनेडियम है, सिलिकॉन है, इसे हम लोग बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। कोबाल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम। और जो कोबाल्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोबाल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो लेग्यूम क्रॉप होती हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, तो जो कोबाल्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। सिलिकॉन इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल एंड अपीयर टू प्रोड्यूस टफर सेल। और जो सिलिकॉन होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि अपीयर होता है, प्रोड्यूस होता है टफर सेल्स, मतलब कि जो प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है। दिस इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ दीज प्लांट टू पियर्सिंग एंड सकिंग इंसेक्ट एंड डिक्रीजेस द स्प्रेड ऑफ फंगल डिजीज। और जो सिलिकॉन है जब प्लांट सेल में प्रेजेंट हो जाता है तो उसकी सेल को टफ कर देता है, सख्त कर देता है, जिससे जो इंसेक्ट होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के, उनकी स्प्रेड, जो फंगल इन्फेक्शन, जो डिजीज वो स्प्रेड करते हैं, उनकी ये कम कर देता है, उनकी लड़ने की क्षमता को ज्यादा बढ़ा देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।